Okay, hey, all right, and welcome to all in today's discussion. While recording this video, the scenario or the situation of Nepal is very concerning. Yes, you heard it right. नेपाल इज सीरियसली बर्निंग। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 9 सितंबर और इंटरनेशनल इवन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट इसको कवर कर रहा है। आप इसको सुनिए। एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसको कवर कर रही हैं। नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसको जलाया गया है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो टॉप लीडर हैं उनके घरों को जला दिया गया है। यहाँ पर सिचुएशन क्या है हम इसको डिस्कस करेंगे, बट ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। राइट, नेपाल सीरियसली, ये वीडियो देख सकते हैं आप। राइट, ये है वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग और यहाँ को जलाया जा रहा है। बहुत सारे टॉप लीडर को यहाँ पर उनके घरों को जला दिया गया है। इवन जो एक्स वाइफ हैं, प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी जला दिया गया है। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। अगर आप रिसेंट जो प्रधानमंत्री आप देखेंगे केपी शर्मा ओली, इनसे रिलेटेड भी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। क्या नेपाल आगे किस डायरेक्शन पे जा रहा है उस पूरी चीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एट द एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री भी नेपाल की जानेंगे, क्योंकि बहुत कम देशों में ऐसा होता है जहां पर इतनी पॉलिटिकल टर्मोइल आते हैं। पहले राजशाही चलती है, फिर संविधान बनाया जाता है, देन ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। पूरे सिचुएशन को डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल से। ओके नाउ, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नेपाल के करेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, वो अपनी सीट से रिज़ाइन कर चुके हैं। और क्या नेपाल कुड बी द नेक्स्ट बांग्लादेश और श्रीलंका? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक आर्मी का स्टेटमेंट आता है, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये है 2082, ये विक्रम संवत के बेसिस पे कैलेंडर चलता है। बट यहाँ पर पूरा जो जेनजीज अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेनजी प्रोटेस्ट बोल रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोटेस्टर हैं वो 13 साल से 28 साल की एज में आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर आर्मी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। देखिए, नेपाली सेना रक्षा मंत्रालय यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है कि 10 बजे के बाद से जो भी प्रोटेस्टर ऐसा करेंगे जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बट आगे क्या होता है ये आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। आर्मी टू टेक चार्ज ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर केपी शर्मा ओली रिजाइन। यहाँ पर जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव है जिनको लोगों द्वारा चुना गया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। नाउ प्रेसिडेंट अर्जेज रेस्ट्रेंट। अब जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बोल रहे हैं कि पीस मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इवन नेपाल की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी दिखाई थी, वो भी जला दी गई है और विभिन्न ऑफिसेस को, बहुत सारे जो टॉप पॉलिटिकल लीडर हैं उनके घरों को जला दिया गया है। यहाँ पर सोर्स ये भी कह रहे हैं कि जो केपी शर्मा ओली हैं वो दुबई भी भाग सकते हैं। तो ये वेरियस मीडिया आर्टिकल्स आप सबको देखने को मिलते हैं। और आगे एक और नाम आता है बालेन शाह का, जिसको जो प्रोटेस्टर हैं वो चाहते हैं कि वो सत्ता में आए। इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी तो इसी की सिनारियो पर डिस्कस कर लेते हैं। विभिन्न हर जगह ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो चुका है। कैओस इन नेपाल, मिनिस्ट्री ऑफ। अब इंडिया के बेसिस पे भी देखो, इंडिया के बारे में भी अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बाद में नेपाल की ही पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, स्ट्रीट में क्या हो रहा है। देखिए, नेपाल में जो अभी सोशल मीडिया ऐप्स में भी बैन लगा, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अब जब ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये पूरा सिनारियो चल रहा 4 दिन का। 4 सितंबर से ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई, जहां पर 26 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया। डायरेक्टली ये बोला गया कि सेंसरशिप लगाई जा रही है लोगों पर, क्योंकि लोग आवाज़ उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लिमिटेड जॉब्स के खिलाफ। ये अभी हम देखेंगे। बट यहाँ पर नेपाल की सोशल मीडिया जब डिसरप्ट हुई कम्युनिकेशन, तो जो इंडियंस हैं या बिजनेसमैन जो वहाँ कर काम कर रहे हैं, वो उनको एक कॉल का 9 से लेके 12 रुपये प्रति मिनट देना पड़ रहा है। ये मेजरली इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए, इंडिया नेपाल बॉर्डर में भी टेंशन क्रिएट होती हैं। साथ साथ हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो हेल्पलाइन नंबर उन्होंने रिलीज़ किया है। राइट, जो भी ये जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अगेंस्ट। राइट, नेपाल प्रोटेस्ट हाईलाइट, गवर्नमेंट सेज बैन रिवोक्ड एज पर डिमांड्स ऑफ जेनजीज। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन से जो बैन है वो तो लिफ्ट कर दिए हैं, बट सिचुएशन और ज़्यादा वायलेंट हमें देखने को मिलती है।
तो सेम चीज वहीं पर हम डिस्कस करते हैं कि नेपाल कुड बी द नेक्स्ट बांग्लादेश और श्रीलंका। होता क्या है, 26 मेजर सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन है उनको बैन कर दिया जाता है 4 सितंबर को। इसके बाद जो प्रोटेस्टर हैं वो बोलते हैं कि हमारे पे सेंसरशिप लगाई जा रही है, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, दबाने के लिए। इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे जो महंगाई है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नेपाल में, और साथ ही साथ इतना ज़्यादा वायलेंट हो चुका था कि 19 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे इंक्लूड हैं, एक 12 साल का बच्चा भी। तो ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा वायलेंट हमें देखने को मिल जाती है। टाइमलाइन तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं एक सोशल जो एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रेडिट, सिग्नल, इन सबको बैन करने से ये प्रोटेस्ट शुरू होता है। और 8 सितंबर तक काठमांडू में ये डेडली जो प्रोटेस्ट एक वायलेंट रूप लेके सामने आता है। काठमांडू आप देखोगे जोग्राफिकली इसकी लोकेशन वैली में है, और पोखरा भी आपको सेम सिचुएशन में देखने को मिलेगा। बट सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन होते ही ये इतना ज़्यादा वायलेंट क्यों हो गया? सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं कि ये सोशल मीडिया बैन आखिर नेपाल की सरकार ने लगाया क्यों? सरकार तो ये बोलती है कि हमने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनसे एक बोला था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है आप ऐसा करो कि नेपाल की सरकार के साथ रजिस्टर करो और हमारे कंप्लाइंस फॉलो करो। इसके बेसिस पे ऑफिशियल सरकार का ये स्टेटमेंट है। बट जो प्रोटेस्टर हैं, जो जेनजीज हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली एक सेंसरशिप लगाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेपाल में नहीं रहते, रेमिटेंस भेजते हैं दूसरी जगह में रहकर, उनका भी गुस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है। टोटली कम्युनिकेशन को कर्ब कर दिया गया है, करप्शन इतना ज़्यादा है, जॉब नहीं है। इन सब के चलते हुए इन सब को दबाने के लिए ये कहते हैं कि सरकार ये चीज़ें कर रही है। स्ट्रीट्स में क्या हो रहा है? लोग हज़ारों की तादाद में, आपने अभी वीडियो भी देखी है, लार्जली जो जेनजीज हैं जिनकी एज 13 से लेकर 28 वर्ष है, काठमांडू में देखने को मिल रहे हैं। बैरिकेड जो पार्लियामेंट है उस पूरी बिल्डिंग को जला दिया गया है, राइट। कैजुअलिटी आप सबको देखने को मिलती है। बट अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ द मेजर सिनारियो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये सिचुएशन कैसे कंट्रोल में आ सकती है। हालांकि अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चेंज हो चुकी है, जो पीएम है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है नाउ। बट ऐसा नेपाल में क्या है? नेपाल में एक रियर इवेंट देखते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ताकि आप इस सिचुएशन को इनिशियल से समझ पाएं और ज़्यादा आपको इस टॉपिक के बारे में पता चल सकेगा। सबसे पहले अगर वर्ष 1768 के बारे में बात करूं तो नेपाल में राजाशाही पहले से ही थी। शाह डायनेस्टी रूल कर रही थी पृथ्वी नारायण शाह के अंदर, राइट। उन्होंने शाह डायनेस्टी क्रिएट की। अब उसके बाद धीरे धीरे जब नेपाल बनता गया तो अंग्रेज आ गए थे। एंग्लो नेपालीज वॉर चला 1814 से 1816। फिर ट्रीटी ऑफ सुगावली भी हुई 1816 में। उसके बाद भी अंग्रेजों ने एक गद्दी पर, नेपाल की गद्दी पर एक राजा को ही बिठाया। धीरे धीरे ये सब चीज़ें चली और आप इनिशियल से देखोगे कि राजा का ही रूल है। अब उसके बाद एक बार क्या होता है कि पार्लियामेंट्री के चुनाव होते हैं 1959 में। बट सिनारियो ऐसा बनता है कि जो राजा महेंद्र है 1960 में वो कूप कर देते हैं और एक पंचायत सिस्टम जिसमें कोई पार्टी नहीं होगी वो चलता है धीरे धीरे। बट 1996 से 2006 के बीच में नेपाल में एक सिविल वॉर चल जाता है। लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। लोग चाहते हैं कि जो राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह हैं उनको हटा दिया जाए। और इन्हीं से पहले जो ज्ञानेंद्र रूल कर रहे थे राजा, उनसे पहले 2001 में देखेंगे तो ऐसा ही वॉयलेंट प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर राजा को मार दिया जाता है 1 जून 2001 को, राइट। उसके बाद ज्ञानेंद्र डायरेक्ट रूल करते हैं। 2006 तक राजा का रूल चलता है। बट इसी बीच सिनारियो चेंज हो जाता है, चुनाव होते हैं, राइट। रिपब्लिक एंड फेडरलिज्म में यहाँ पर नेपाल बन जाता है। 28 मई 2008 को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो मोनार्की को, राजाशाही को ख़त्म कर देती है और राजा छोड़ के चले जाता है अपना पैलेस 11 जून 2008 को। और नेपाल को मिलता है अपना पहला राष्ट्रपति रामवरण यादव, राइट, 23 जुलाई 2008 को। और पहले जो प्रधानमंत्री मिलते हैं नेपाल को पुष्प कमल दहल प्रचंड, राइट। पहले रिपब्लिकन पीएम बन जाते हैं 15 अगस्त 2008 को। और साथ ही साथ 2015 तक संविधान बन के तैयार हो जाता है। इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल देखने के बाद भी सिचुएशन आपको उसी दोबारा दौर पर ले जाएगी कि सिचुएशन वहीं पर आ गई। संविधान बन गया, चुनाव हो गए, बट सिचुएशन वही रही।
सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इसके पीछे का रीज़न तो आप सबको पता ही है, राइट। और ये सब एक बार जोग्राफिकल लोकेशन देखो, ये सब प्रोटेस्ट चल रहे हैं काठमांडू, जहाँ पर डेंस अर्बन कोर रहती है पार्लियामेंट के पास, राइट। और कनेक्टिविटी यहाँ पर लोगों का जो एंगर है वो सामने देखने को मिल रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को कवर कर रहा है। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि रफली 13 से लेके 28 वर्ष के लोग इस पूरे प्रोटेस्ट को कैरी ऑन कर रहे हैं, और इतना बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट भी ये हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, चुनी हुई सरकार है, उसके पीएम को रिज़ाइन करना पड़ा, राइट। और मेजर अगर बात देखेंगे, लिमिटेड जॉब्स हैं, करप्शन की यहाँ पर बात की जाती है, सेंसरशिप की बात की जाती है। आगे क्या कर सकती है नेपाल इसमें? फॉर ए ड्यूरेबल सॉल्यूशन ऑथोरिटीज नीड ट्रांसपेरेंट लेजिस्लेशन, एक बहुत सच्चा कानून यहाँ पर चाहिए, एंड ड्यू प्रोसेस, टेक फॉर्म्स नीडेड। और यहाँ पर जब भी बात आती है सोशल मीडिया, ये तो अलग बात है, बट जो जेनजीज हैं वो सिर्फ सेंसरशिप पे ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक उनको कड़ा कानून की भी ज़रूरत है और ड्यू प्रोसेस की भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक और यहाँ पर सिनारियो आता है कि जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो टॉप पॉलिटिकल ऑर्डर बैठा हुआ है, हालांकि रिज़ाइन कर दिया, बट माना जाता है और सोर्सेज जितने भी आर्टिकल जर्नल पब्लिश करते हैं कि वो लोग अपने ही जो फेवरेटिज्म कर रहे थे, अपने ही लोगों को सत्ता में रख रहे थे, ब्यूरोक्रेसी में रख रहे थे। इससे अनएम्प्लॉयमेंट, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो रैंक वाले लोग हैं, वो सत्ता पे नहीं पर आ पा रहे थे इसमें, राइट। नाउ बात करते हैं सॉल्यूशन। वही मैंने जैसा बोला कि ट्रांसपेरेंट लेजिस्लेशन, कानून की जरूरत है। साथ ही साथ टेक फॉर्म्स नीड क्रेडिबल लोकल कॉम्प्लाइंस, एंड सिविल सोसाइटी नीड्स गारंटी दैट फ्री एक्सप्रेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। लोगों को ये एक विश्वास दिलाना अभी पड़ेगा, जो आगे की सरकार आएगी, कि लोग अपनी आवाज़ अच्छे से उठा सकते हैं, अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो फ्यूचर में ये अकाउंटेबिलिटी का या सेंसरशिप का कोई ऐसा क्राइसिस नहीं होना चाहिए। तो पूरे डिटेल और सिनारियो तो हमने देख लिया है। टाइमलाइन भी 4 दिन की थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने से लेकर ये सब प्रोटेस्ट चला, और साथ ही साथ में अब जो टॉप लीडर है उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। आगे आर्मी कंट्रोल करने वाली है आज रात 10 बजे से। इस अपडेट में अगर पूरे सिनारियो में कोई अपडेट आएगा तो मैं इसी वीडियो चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो आज की इस वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।